Good afternoon, students. Let's continue with the chapter Manufacturing Industries. And our today's subheading is Agro-based Industries. And the first one is Textile Industries. The textile industries occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production, 14% employment generation, 35 million persons directly. जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो भारत की जो डेवलपमेंट हो रहा है, भारत की जितनी भी उन्नति हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन हम देखें तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का है। इसको अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रूप में देखें 14% है। इसके अलावा 35 मिलियन पर्सन जो हैं डायरेक्टली उसमें इन लोगों को रोजगार मिल रहा है। द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है तो वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अबाउट 24.6%। और चूंकि टेक्सटाइल जो है हमारे यहाँ का बना हुआ जो कपड़ा है, इसकी बाहर भी बहुत डिमांड रहती है, तो इससे जो फॉरेन एक्सचेंज है, हमें विदेशी मुद्रा जो प्राप्त होती है, वो भी तकरीबन 24.6% के आसपास रहती है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 4% टूवर्ड्स जीडीपी। जीडीपी में इसका कितना योगदान है? 4%। इट इज द ओनली इंडस्ट्रीज इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलियंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, एग्जाम्पल फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाइएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ये माना जाता है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। चाहे हम कच्चे माल की बात करें, चाहे हम फर्निश्ड गुड की बात करें, कि कच्चे माल से लेकर जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है, इसमें हमको किसी भी तरीके से किसी भी विदेशी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे रॉ मटेरियल से शुरुआत करके प्रोडक्शन तक की बातें, ये पूरा भारत में आसानी से इस पूरी प्रोसेस को किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये, और ये पूरी चेन आप देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग फेस होते हैं, और उसके बाद एक पूरा जो गारमेंट है, पूरा जो कपड़ा है, वो हमारे पास प्राप्त होता है, हमें तैयार मिलता है। आप देखेंगे रॉ फाइबर है, फिर फाइबर प्रोडक्शन है, यार्न है, धागे से स्पिनिंग हुआ, फिर विविंग नीटिंग से फैब्रिक से बुनाई हुई उसकी, देन गारमेंट्स को डाइंग एंड फिनिशिंग किया गया, गारमेंट मैन्युफैक्चर हुआ, और उसके बाद एक पूरा जो कपड़ा है गारमेंट के रूप में हमारे सामने आ जाता है। नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज एन एग्रो बेस्ड एंड द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। यह भारत में एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो पूरी कृषि पर निर्भर है, और उसे एक सबसे पुरानी इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट कॉटन मिल वॉज स्टैब्लिश इन 1854 इन मुंबई। पहली कॉटन मिल जो है 1854 को मुंबई में स्टैब्लिश हुई थी। एट प्रेजेंट इट द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन अवर कंट्री। देयर आर अबाउट 1600 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन अवर कंट्री। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ये हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन वापस फ्रेम हो रहा है कि विच इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन अवर कंट्री, एंड द आंसर विल बी कॉटन इंडस्ट्रीज। एंड द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी टेक्सटाइल मिल्स? 1600 टेक्सटाइल मिल्स इन अवर कंट्री। ये दोनों क्वेश्चन 1-1 मार्क के आपको पूछे जा सकते हैं। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन। अधिकतर कॉटन मिल जो है आपको महाराष्ट्र में, मुंबई में या फिर गुजरात में देखने को मिलेंगी। उसका कारण क्या है कि कॉटन बनाने के लिए या कॉटन से कपड़ा बनाने के लिए जितनी भी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, वो सब महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट सेंटर्स आर मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट एक्सेट्रा। इसके अलावा और कुछ सेंटर्स इन्होंने बताए हैं। अदर सेंटर्स आर आगरा, कानपुर, हुगली, चेन्नई एंड मदुरई। ये भी आपसे स्पेशली स्टेट भी पूछी जा सकती है, या फिर इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो कम से कम 3 से 4 नाम आपको याद होने चाहिए। कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस बाय 3 मेथड्स इन इंडिया। सबसे पहले हम देखें कि कॉटन टेक्सटाइल भारत में किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसके 3 मुख्य साधन है। पहला है हैंडलूम, दूसरा है पावर लूम्स, और तीसरा है मिल्स। इन तीनों के माध्यम से जो है कॉटन का निर्माण, कॉटन बनाया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स गिनिंग, स्पाइनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, टेलरिंग एंड पैकेजिंग टू प्रोड्यूस रेडीमेड गारमेंट्स। एक कपड़ा जब आपके पास आता है तो उसको बनाने में कितनी तरह की प्रोसेस होती है। भाई कॉटन आपने खेत में से निकाला, उसके बाद उस कॉटन से धागा बना, धागे से आप वीविंग करेंगे, उसको जिस भी तरह का कपड़ा बनाना है उसको आकार देंगे, इसके बाद उस कपड़े पे कलर करेंगे, फिर डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन के बाद उसको टेलरिंग स्टिचेस होंगे उसमें टेलर के द्वारा, एंड पैकेजिंग। उसके बाद उसको बहुत खूबसूरत तरीके से पैकिंग किया जाएगा ताकि वो कस्टमर
ग्राहक को अट्रैक्ट कर सके और आसानी से बिक सके, और इस तरीके से रेडीमेड गारमेंट्स हमारे पास तैयार होता है। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न एंड रेडीमेड गारमेंट्स टू यूएसए, जापान, यूके, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका एक्सेट्रा। भारत अपना बनाया हुआ जो यार्न है वो कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है? यूएसए, जापान, यूके, फ्रांस, नेपाल और श्रीलंका में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स सच एज स्कैरसिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज भी उसको कई सारी मुसीबतों को, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे पहला है कि अच्छी क्वालिटी का कॉटन। दूसरा है मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान। जो कॉटन, हम अगर बंटवारे आजादी के पहले की बात करें तो जो कॉटन ग्रोइंग एरिया था वो पहले, चूंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो अलग अलग देश नहीं थे, तो बहुत अच्छी किस्म का कॉटन हमारे पास उपलब्ध रहता था। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो जो बहुत सारा एरिया है जिसमें एक अच्छी किस्म की मिट्टी थी, अच्छी किस्म का कॉटन उगता था, वो सारा बंटवारे के दौरान पाकिस्तान में चला गया। दूसरा हमारे ओल्ड मशीनरी है, अभी उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट बाकी है। जो हमारे पास मशीनें हैं कॉटन बनाने की, कपड़ा बनाने की, वो थोड़ी पुरानी किस्म की हैं। इरेटिक पावर सप्लाई, सबसे बड़ी बात है कि जो मिल्स हैं उनको वहां पर प्रॉपर जो है बिजली की सप्लाई नहीं मिलती, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मशीनें हैं वो बिना बिजली के चलेंगी नहीं, तो जब तक एक प्रॉपर सप्लाई उनको नहीं मिलेगी उनका काम डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो लेबर है वो इतना हार्ड वर्किंग नहीं है। दिए हुए समय में जितना मतलब व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि इतना कपड़ा आज बन जाएगा, इतना प्रोडक्ट हम तैयार कर लेंगे, तो वो निकल कर नहीं आता है। एंड टफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर्स। दूसरी चीज है कि कॉटन के साथ साथ मार्केट में इतने तरह के कपड़े आ गए हैं कि सीधा सीधा एक टफ कंपटीशन देखने को मिलता है। कॉटन अगर महंगा है और उसके सप्लीमेंट के थ्रू, सप्लीमेंट के रूप में हमें कोई सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई वही चीज उसमें मिल जाती है, कम कीमत में मिल जाती है, तो कोई भी कस्टमर होगा तो डेफिनेटली वो सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई चीजों को खरीदना पसंद करेगा। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से जो है कॉटन को साफ किया जाता है, जो खेतों से कॉटन निकाला जाता है, फिर इसके बाद सारी प्रोसेस के द्वारा हमारे पास कपड़ा तैयार होकर आता है। नेक्स्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल एंड इट्स प्रॉब्लम। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। जूट आप सभी जानते हैं, आपने जूट से बनी हुई बहुत सारी चीजें देखी होंगी, आपने उपयोग भी किया होगा, जैसे पर्स हैं, बैग्स हैं, मैट्स हैं, सब जूट के बनते हैं। तो इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता है। देयर आर अबाउट 70% जूट मिल्स इन अवर कंट्री। हमारे देश में तकरीबन 70 जूट की मिल्स हैं जहां पर जूट का निर्माण किया जाता है। फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप इन रिश्रा, कोलकाता इन 1859। पहली जो जूट मिल थी वो 1859 में कोलकाता में सेटअप हुई थी। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पर ईयर वाइज इसको याद रखें आप, ईयर वाइज भी और कोलकाता नाम भी याद रखें। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड अलोंग द हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन। कई सारी, जो हम जिससे बात कर रहे हैं कि 70 जूट मिल्स हैं हमारे यहाँ, इसमें अधिकतर जो जूट मिल है वो आपको वेस्ट बंगाल साइड मिलेंगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जूट के लिए जितनी भी कंडीशंस रिक्वायर रहती हैं वो सारी कंडीशंस वहां पर फेवरेबल रहती हैं। जूट इज यूज्ड इन मेकिंग रोप, बैग्स, कारपेट्स एंड एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको बताया कि जूट का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। बिहार, यूपी, आसाम एंड त्रिपुरा ऑल्सो हैव जूट मिल्स। बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा में भी कई सारी जूट मिल्स देखने को मिलती हैं। जूट इंडस्ट्रीज आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक, अब जूट इंडस्ट्रीज को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट है मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अभी कॉटन की जब बात कर रहे थे तो मोस्ट जो ग्रोइंग कॉटन एरिया था वो पाकिस्तान चला गया। अब चूंकि बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा नहीं है, तो जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था मोस्ट, वो कहाँ चला गया? बांग्लादेश चला गया। दूसरा, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, जूट इतनी आसानी से नहीं बनता है, इसको बनाने में बहुत ज्यादा वैल्यू एड होते होते जूट जब फर्निश गुड हमारे पास आता है, जब फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आता है, तो उसमें सारी कीमतें जुड़ने के बाद में उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। डिक्लाइनिंग डिमांड ऑफ जूट इन इंटरनेशनल मार्केट, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले जूट की बहुत डिमांड थी, लेकिन अब उसके सप्लीमेंट इतने आ गए हैं कि कहीं ना कहीं उसकी जो मांग है वो उसमें कमी आती जा रही है।
टफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज। जूट का ही सप्लीमेंट आ गया है, जूट जैसी चीज दिखने वाली सिंथेटिक फाइबर के रूप में बाजार में उपलब्ध होने लग गई है। तो लोग जब देखते हैं कि जूट से बनी हुई चीज महंगी मिल रही है, उसके कंपैरिजन में सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई चीज दिखती वैसी है, थोड़ा सा क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो लोग उस कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि जूट महंगा है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई चीजों को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड मेनली अलोंग हुगली रिवर बिकॉज अधिकतर, जैसे हमने आपको बताया कि 69 और 70 जितनी भी मिल्स हैं वो तकरीबन कहाँ पर हैं, हुगली रिवर के आसपास हैं। तो क्या रीजन है कि ये सारी मिल्स वहीं के आसपास हैं? देयर आर 69 जूट मिल्स लोकेटेड इन अ 2 किलोमीटर ब्रॉड बेल्ट अलोंग हुगली रिवर। 69 जूट मिल्स जो हैं वो तकरीबन हुगली रिवर के किनारे पर ही हैं। दिस एरिया प्रोवाइड्स मेनी फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर दिस इंडस्ट्री। चूंकि ये जो हिस्सा है, यहाँ पर वो सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसमें जूट का प्रोडक्शन बहुत आसानी से किया जा सकता है। पहला क्या है, रॉ जूट इज अवेलेबल फॉर वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। क्योंकि यहाँ पर वेस्ट बंगाल से हमें कच्चा जूट मिल जाता है और वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है जूट उत्पादन के लिए। कोल फॉर एनर्जी इज बॉट फ्रॉम नियर बाय रानीगंज कोल फील्ड। अब चूंकि जूट के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है और रानीगंज जो है वो पास में ही है हुगली नदी के या कोलकाता के, तो यहाँ पर क्या है, कोयला आसानी से मिल जाता है। थर्ड है, हुगली रिवर प्रोवाइड्स वाटर फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग जूट। जूट को साफ करने और धोने के लिए जिस भी पानी की आवश्यकता होती है वो हुगली रिवर से आसानी से मिल जाता है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज वेरी फेवरेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ जूट। थोड़ा गर्म मौसम जो लगता है, नमी वाला, वो जो क्लाइमेट है वो कोलकाता में वैसे ही क्लाइमेट रहता है जो कि जूट की कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है, कोलकाता इज अ मेट्रो सिटी विच प्रोवाइड्स कैपिटल एंड मार्केट। सबसे बड़ी बात है, चलिए प्रोडक्ट तैयार हो गया, कहाँ बेचेंगे जाके इसको? प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए आपको कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी और उसको सेल करने के लिए आपको मार्केट की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो दोनों मेन चीजें हैं, कैपिटल और मार्केट, ये दोनों ही कोलकाता जैसे बड़े शहर में, जिसे हम मेट्रो सिटी के नाम से जानते हैं, वहां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। हुगली रिवर ऑल्सो प्रोवाइड्स चीप वाटर ट्रांसपोर्ट। मान लीजिए कोई सामान नदी के माध्यम से, हमें नाव के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, तो जो हुगली रिवर है उसमें वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो बहुत चीप प्राइस पर हमें अवेलेबल हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जूट इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज्यादा फ्लोरिश्ड है। और ये आपको पूरा पूछा जा सकता है कि मेनली जो है जूट इंडस्ट्रीज कोलकाता में ही क्यों स्टैब्लिश है या सिचुएटेड है। तो उसमें सारे पॉइंट्स आप जो फेवरेबल कंडीशंस हमने अभी पढ़ी है इन सबको आप लिख सकते हैं। ये देखेंगे आप यहाँ पर जूट किस तरीके से तैयार हो रहा है। नेक्स्ट इज शुगर इंडस्ट्रीज। Earlier, UP and Bihar were the main producers of sugarcane. Therefore, most of the sugar mills were located in these two states only. हम पहले के समय की अगर बात करें तो यूपी में, उत्तर प्रदेश और बिहार में हमें बहुत ज्यादा शुगर केन मिल्स देखने को मिलती थी। और चूंकि दोनों स्टेट, अगर हम पहले की बात करें तो ये दो स्टेट थी जहां पर सबसे ज्यादा शक्कर का निर्माण, शुगर इंडस्ट्री स्टैब्लिश थी। बट नाउ शुगर मिल्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बिकॉज, लेकिन धीरे धीरे ये यूपी और बिहार से होते होते ये जो शुगर मिल है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ भी शिफ्ट हुई। उसका कारण क्या था? फर्स्ट, per hectare production of sugarcane is higher in southern India. Black soil is quite suitable for cultivation of sugarcane. पहली चीज तो देखा कि सदर्न इंडिया में जब आए, आप कर्नाटक की तरफ आए, तो आपने देखा कि यहाँ जो पर हेक्टर प्रोडक्शन है शुगर कैन का वो बहुत ज्यादा किया जा सकता है। दूसरा, यहाँ की मिट्टी ब्लैक सॉइल थी जो कि गन्ने की फसल के लिए, शुगर कैन के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल मानी जाती है। दूसरा है, सुक्रोज कंटेंट इन द शुगर केन इज हायर इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। आप कभी महाराष्ट्र गए हो तो आपने देखा होगा वहां पर गन्ने के बहुत सारे खेत हैं। तो जो शुगर केन, मतलब गन्ने से जो हमें सुक्रोज मिलता है, जो मीठा पदार्थ मिलता है जिसे हम शक्कर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। इट मीन्स मोर शुगर कैन बी प्रोड्यूस फॉर लेस शुगर केन। जैसा मैंने बताया, सुक्रोज मतलब जो रस निकल रहा है गन्ने का, तो ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो गन्ने की फसल उगाई जाती है, इससे जो सुक्रोज मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है, जिससे हम जो है लेस शुगर केन में भी, कम रस में भी बहुत सारी शक्कर बना पाते हैं।
Mills and machines are new in southern states. New and modern machines increase the productivity. अब क्या हुआ कि मिल्स और मशीन जो है नए तरह की सदर्न इंडिया में यूज की जाती हैं, तो डेफिनेटली जब ये इंक्रीज होंगी, मशीनें नहीं आएंगी, तो प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली अफेक्टेड होगी, बढ़ जाएगी वो. क्रशिंग सीजन फॉर शुगर केन इज लॉन्गर इन सदर्न स्टेट. सदर्न स्टेट में जो क्रशिंग सीजन है, गन्ने से रस से शक्कर बनाने की जो सीजन है, बहुत लंबा चलता है. कोऑपरेटिव शुगर मिल्स आर रनिंग सक्सेसफुली इन सदर्न स्टेट. इसके अलावा कई सारी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स भी हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है सदर्न स्टेट में अच्छे से रनिंग हो रही है, बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाई जा रही है. अब क्या रीजन है कि ये महाराष्ट्र में और कर्नाटका में इस तरफ शिफ्ट हुई? पहली चीजें, पहले हम हेडिंग देख लें. रीजंस फॉर लोकेशन ऑफ शुगर मिल्स क्लोज टू द फील्ड्स. खेत के आसपास ही आपको शक्कर मिल दिखाई देंगी, ज्यादा दूर नहीं जाती हैं. उसका कारण है द रॉ मटेरियल यूज शुगर केन इज बल्की एंड पेरिशेबल. जो शुगर केन है एक्चुअल में वो बहुत भारी भी होता है गन्ना, और पेरिशेबल होता है, जल्दी नष्ट हो जाता है. तो इसको क्या करते हैं कि इस जो शक्कर बनाने की मील है वो खेत के आसपास ही रहती है. उसका रीजन रहता है कि आप जैसे ही गन्ना निकालेंगे, चूंकि उसका रस आप ज्यादा समय तक नहीं रख सकते, तो उससे शक्कर बनाने की प्रोसेस आपको बहुत जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी. इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस. जैसा कि हमने बोला बल्कि है, बहुत भारी है, तो बहुत लंबी दूरी तक ये तय नहीं किया जा सकता कि गन्ने को आप बहुत लंबी दूरी तक पहुंचाएं, बहुत डिस्टेंस पर जो स्टेट्स हैं वहां पर प्रोवाइड कराएं, because its sucrose content dries up fast, so it should be proceed within 24 hours of its harvest. गन्ना कटा उसके 24 घंटे बाद ही उसके रस से शक्कर बनाने की प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए, अदरवाइज वो जो है गन्ना सूखने लगता है. तो आपने घरों में भी देखा होगा कि जब हम गन्ना लेके आते हैं, तो अगर हम उसका जल्दी रस नहीं निकलाएंगे तो वो गन्ना जो है सूखने लगता है. तो सेम वही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है कि जो गन्ना है उसको 24 आवर्स के अंदर आपको हार्वेस्ट करने के बाद यूज करना जरूरी हो जाता है. शुगर इंडस्ट्रीज इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स बिकॉज. क्यों सदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में शिफ्ट हुई है? फर्स्ट, कैन प्रोड्यूस हियर एज हायर सुक्रोज कंटेंट, द फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस, कूलर क्लाइमेट इंश्योर अ लॉन्गर ग्रोइंग एंड क्रशिंग सीजन. हमने जैसे कि पढ़ा कि सदर्न इंडिया में जो है मिट्टी अच्छी है, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन अच्छी है, तो वहां पर गन्ना ज्यादा उगाया जाता है. दूसरा, वहां पर क्रशिंग सीजन जो है, क्रशिंग सीजन बहुत लंबा चलता है. दूसरा, कोऑपरेटिव है, बहुत सारी संस्थाएं हैं स्टेट में जो शुगर इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करती हैं. एंड शुगर इंडस्ट्रीज बीइंग सीजनल इन नेचर इज आइडियल फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर. हम कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें शुगर इंडस्ट्रीज को एक बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज माना जाता है. देन यील्ड पर हेक्टर इज हायर इन सदर्न स्टेट. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा हाई है. यहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से शुगर इंडस्ट्रीज में शक्कर बनाई जाती है. तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. टुमारो वी विल कंटिन्यू. टिल देन, थैंक यू very much.